हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वारीज आती रहती हैं कि वीज़ा डिले चल रहा है, काफ़ी मंथ से वेट करें, कॉस्ट डिले चल रहा है, कॉस्ट नहीं आ रहे, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने प्रायोरिटी में भी फाइल अप्लाई करी है पर उनका वीज़ा मोर देन 1 मंथ हो चुका है, नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पॉसिबल रीजंस वीज़ा डिले के एंड कॉस्ट डिले के, एंड आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई। बात करते हैं टॉपिक की। तो नॉर्मल यूके में वीजा प्रोसेसिंग टाइम के लिए हर वीजा कैटेगरी में डिफरेंट टाइम दिया गया है। अगर आप यूके वीआई की साइट पे जाओगे तो वहां पे आपके वीजा कैटेगरी का टाइम मेंशन है। अगर मैं नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो इसके लिए 3 सर्विसेज होती हैं जब आप वीजा अप्लाई करते हो। एक होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड, सेकंड होती है प्रायोरिटी एंड थर्ड होती है सुपर प्रायोरिटी। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस में वीजा अप्लाई करोगे तो जो टाइम रहेगा वो 15 to 20 वर्किंग डेज रहता है। अगर आप कर रहे हो प्रायोरिटी में तो जो टाइम रहता है वो 5 से 7 वर्किंग डेज रहता है। एंड अगर आप कर रहे हो सुपर प्रायोरिटी में तो 24 आवर्स या 1 वर्किंग डे होता है आपके वीजा का टाइम। तो टाइम है वो ऐसे नहीं चल रहा है। तो पॉसिबल रीजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मेन रीजन है वो है रूल चेंजेस। तो यूके में रिसेंटली बहुत ज्यादा रूल चेंज हो रहे हैं। काफी एप्लीकेशन ऐसी थी जो पहले वाले रूल के अंडर आ रही है, काफी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो नए रूल के अंडर आ रही है। सम टाइम कंपनीज को कंफ्यूजन होती है, सम टाइम वीजा अप्लाई करने वाले को कंफ्यूजन होती है, एंड ऑफ कोर्स वीजा ऑफिसर्स के लिए भी काम बहुत ही इंक्रीज हो गया है एज पर रूल चेक करके आपको वीजा ग्रांट करना, जिसके कारण जो आपका वीजा है वो डिले होता है। अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है या फिर आपकी तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं गई है तब भी आपका वीजा डिले होगा। अदरवाइज वीजा ऑफिसर को भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो एज पर रूल चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद इंफॉर्मेशन के साथ मिलता जुलता सेकंड जो मेन रीजन रहता है वो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन का रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। काफी ऐसे केसेस हो रहे हैं इस टाइम पे यूके में, यूके वीआई को एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड करनी पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि इस टाइम पे यूके में जितने भी वीजा ग्रांट हो रहे हैं स्पेशली इंटरनेशनल लोगों को, वो बहुत ज्यादा चेकिंग के बाद ग्रांट हो रहे हैं। रीजन ज्यादा स्कैम हुए थे, अभी भी हो रहे हैं, काफी यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं उन स्कैम्स के बारे में कि जो स्किल्ड वर्कर वीजा है या फिर हेल्थ केयर वीजा है उसे लोग गलत तरीके से यूज करें, जिसके कारण यूके वीआई अब बहुत ज्यादा कंसर्न है कि कौन यहाँ पे आ रहा है और कैसे आ रहा है, जिसके कारण जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा गैदर करना चाहती है यूके वीआई कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, जिसके कारण समटाइम कंपनी से एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड करी जाती है। आपको मेल आती है यूके वीआई की तरफ से, आपकी कंपनी को मेल आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर उनको डॉक्यूमेंट आपके बारे में चाहिए तो आपको डायरेक्टली भी वो मेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंपनी से कोई डिटेल चाहिए तो कंपनी को भी मेल कर सकते हैं। तो जब भी आप वीजा अप्लाई करो या फिर कॉस्ट अप्लाई करो, कॉस्ट के टाइम पे तो जो मेल है ऑफकोर्स आपकी कंपनी को ही आएगी क्योंकि कॉस्ट कंपनी अप्लाई करती है, आपका उसमें कोई कंसर्न नहीं होता। बहुत लोग ये क्वेश्चन बार बार पुट करते रहते हैं कि हम कैसे कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस्ट का डायरेक्टली आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट का जो भी काम है वो कंपनी ही करती है जो उनके सॉलिसिटर करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के कारण काफी टाइम वो जो वीजा है वो डिले हो जाता है, क्योंकि पहले वो मेल करते हैं फिर आप रिप्लाई करते हो, देन चेक करा जाता है कि प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है कि नहीं मिली है, जिसके कारण जो नॉर्मल टाइम है वो निकल जाता है। सिमिलरली एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी बहुत करी जा रही है। बहुत लोगों को मेल आती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है किसी एक फील्ड में वो प्रॉपर नहीं है, उनको इसके बारे में और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ लोगों से एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट की डिमांड करी जाती है, कुछ लोगों से केयर सर्टिफिकेट्स की डिमांड करी जाती है हेल्थ केयर में, और उसके अलावा कुछ अगर आपका कोई मेन डॉक्यूमेंट वैसे रह गया हो। काफ़ी लोगों से पीछे 2 ईयर जो रिलेशनशिप रूल होता है उसके डॉक्यूमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा करी गई थी डिपेंडेंट वीज़ा में। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई रूल ऐसा है जिसे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो यूके वीआई या तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है, सम टाइम वो डायरेक्टली वीजा ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो
अगर आपके केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाला इशू आता है तब भी आपका वीज़ा डिले में चला जाता है। इस बाद जो थर्ड मेन कॉज है वो है इंटरव्यू। इस टाइम पे बहुत लोगों को इंटरव्यू फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली जिनकी फील्ड सेम नहीं है, स्पेशली जिनके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जिनके पास इनफ एजुकेशन नहीं है जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उस फील्ड के रिलेटेड। तो मोस्टली लोगों की जो इंटरव्यू है वो एम्बेसी की आ जाती है, जिसके कारण जो वीज़ा है वो डिले में चला जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल टाइम है, मान लीजिए आपने प्रायोरिटी में 7 दिन का वीज़ा अप्लाई करा है और 4th डे वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल ओपन करी है, एंड 4th डे जब आपकी फ़ाइल ओपन हुई है तो उन्हें लगा कि आपकी फ़ाइल में ऐसा कोई डाउट है जिसे उन्हें क्लियर करना है, तो वो आपको इंटरव्यू में डालेंगे। तो इंटरव्यू के स्लॉट्स भी इस टाइम पे काफ़ी दूर दूर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 7 डेज प्रायोरिटी का टाइम है तो विद इन 7 डे ही आपको प्रायोरिटी में आपका स्लॉट मिल जाएगा। कुछ लोगों को आफ्टर 1 मंथ के बाद इंटरव्यू का इन्विटेशन आ रहा है कि लाइक अगर आज उन्होंने इनवाइट करा है तो नेक्स्ट 15th को करा है, 15th ऑफ मई को। ऐसे भी लोगों के साथ हो रहा है। तो 1 मंथ तो डायरेक्टली आपकी इंटरव्यू के वेटिंग टाइम में ही निकल गया, और उसके बाद वो आपकी इंटरव्यू रिव्यू करेंगे, एंड रिव्यू करने के बाद उस पर रिजल्ट देंगे। काफ़ी लोग ये बात मुझसे पूछते हैं कि उनकी इंटरव्यू हो चुकी है, कितने दिन में उनका रिजल्ट आ सकता है। वेरी करता है कि आपकी इंटरव्यू कब हुई है, कब एक्चुअली वीज़ा ऑफिसर के पास गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आपकी इंटरव्यू ले रहा है उसी के पास आपकी फाइल है। वो थर्ड पर्सन होता है, वो आपकी इंटरव्यू राइट डाउन करते हैं, देन वो अगेन जो आपकी वीज़ा फाइल पे डिसीजन देगा उनको भेजेंगे, फिर वो देखेंगे, वो अच्छे से एनालाइज करेंगे उस इंटरव्यू को, देन आपका जो रिजल्ट है वो बनेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल सबमिट्स हो रही हैं इस टाइम पे, जिसके कारण इसका जो कॉज है वो हो रहा है कि जो बाकी सारी प्रोसेसिंग है वो डिले में चली जाती है। अगर तो आपकी प्रोसेसिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी प्रॉब्लम नहीं, तो तब तो आपको जो वीज़ा का डिसीजन है वो स्ट्रेट अवे मिल जाता है कि आपको साथ में ही आपका वीज़ा ऑफिसर साथ में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, रिजल्ट आगे भेज देता है। पर इन केस अगर कुछ ऐसा होता है देन आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो डिले में चली जाती है। तो इस केस में वेरी करता है कि आपको कितने दिन में डिसीजन मिलेगा। कोई भी प्रेडिक्ट करके ये नहीं बता सकता कि आपको कितनी दिन में ये रिजल्ट आपका मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अपना वीज़ा अप्लाई करें इस टाइम पे, पर काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बाद में कैंसिल हो जाती हैं, जिनका लाइसेंस समटाइम उनका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, समटाइम सस्पेंड हो जाता है। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है उस टाइम पे उस कंपनी का लाइसेंस एक्टिव होता है, आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो उसके विद इन 1-2 डेज में अगर उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, इवन विद इन 1 वीक भी उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो उस केस में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। काफ़ी टाइम वीज़ा ऑफिसर्स वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, पर ऐसा इस टाइम पे कम ही देखने को मिल रहा है। ऐसे लोगों का जो वीज़ा है वो कुछ लोगों का 2 मंथ से पेंडिंग है, 3 मंथ से पेंडिंग है, जस्ट बिकॉज उनकी कंपनी का लाइसेंस क्लियर नहीं है। अगर वो सस्पेंड है तो वीज़ा ऑफिसर उसको डिले में डाल के एप्लीकेशन छोड़ देता है कि अगर इस कंपनी का लाइसेंस एक्टिव हो गया तो आपको वीज़ा मिल सकता है, अगर वो एक्टिव नहीं हुआ तो वीज़ा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है। तो जिसके कारण लोग काफ़ी लंबी देर से वेट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे हो 3-4 मंथ से जस्ट वीज़ा के लिए, तो मेक श्योर चेक करो कि आपकी कंपनी का लाइसेंस एक्टिव है कि नहीं। अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस एक्टिव नहीं है, इट मीन्स एनीवे आपका वीज़ा रिजेक्ट ही है, आपका वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, फिर चाहे आपको डिसीजन मिल रहा है चाहे आपको डिसीजन नहीं मिल रहा। तो कंपनी का लाइसेंस इस टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे फेक बन रही हैं, फेक कंपनीज में लोग आ रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी कंपनीज हर रोज अराउंड 20 से लेके 50 के बीच में जो नंबर है कंपनीज का वो ऐसा है जिनके लाइसेंस कैंसिल या रिवोक हो रहे हैं या फिर सस्पेंड हो रहे हैं। इसके अलावा एक जो और मेन रीजन रहता है वो होता है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी लोग अपनी फाइल स्ट्रांग करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्रोसेसिंग वाले में कि किसी की सक्सेसफुल एप्लीकेशन हुई और उन्होंने बहुत माइनर डॉक्यूमेंट सबमिट करे क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन ही इनफ थी उनकी फाइल को स्ट्रांग करने के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इनफ है आपकी फाइल को स्ट्रांग करने के लिए, आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आप उसे एग्जैक्टली किसी एक डॉक्यूमेंट के जरिए शो कर रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी दो, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने किस फील्ड में एजुकेशन करी है ये मैटर ही नहीं करता। तो अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से खुद सबमिट करते जाओगे कि ये मेरी फाइल स्ट्रांग कर देगा, पर एक्चुअली में वो आपकी फाइल की प्रोसेसिंग और लेट कर देगा, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो वो सारे के सारे चेक होते हैं एंड चेकिंग में उन सब के टाइम लगता है। जितने कम एंड सही
ही डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे उतना ही जल्दी आपकी प्रोसेसिंग खत्म होगी। कुछ और रीजंस भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोड भी हो, एक रीज़न है कि यूके एम्बेसी पे बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ का लोड है इस टाइम पे। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पहले लोग अप्लाई कर रहे थे या फिर थोड़े बहुत और वीज़ास अप्लाई कर रहे थे, पर इस टाइम पे बहुत तरह की कैटेगरीज आ चुकी हैं, बहुत लोग यूके में आने में इंटरेस्टेड हैं। तो उस केस में सम टाइम ऐसा होता है कि जिन लोगों की प्रायोरिटी होती है, लाइक स्टूडेंट्स का इनटेक होते हैं मेनली जनवरी, मई, सितंबर, इस अराउंड में अगर स्टूडेंट वीज़ाज फाइल करते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। रीज़न बाय क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट होनी होती है एक पर्टिकुलर डेट को, तो उनकी फाइल्स को पहले निकाल दिया जाता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन की वर्क वीज़ा, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पे वर्क करना है। पर जो पे करके यहाँ पे फीस पे करके आके स्टडी करेंगे, जिनका एक टाइम पीरियड रहता है फिक्स, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा पिछले साल बहुत देखने को मिला था कि जो स्टूडेंट थे यहाँ पे जिन्होंने डिपेंडेंट के साथ ही अप्लाई करा था, काफ़ियों के साथ ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट को वीज़ा मिल गया था, उनके डिपेंडेंट्स का वीज़ा नहीं आया था, क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम पे प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हैं। उनके डिपेंडेंट बाद में भी जा सकते हैं, उनके डिपेंडेंट्स को लेट भी वीज़ा मिल सकता है, पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की फाइल थी उनको प्रोसेस करा। और काफ़ी डिपेंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 2-3 मंथ के लिए भी वेट करा अपना वीज़ा मिलने के लिए। काफ़ी लोग इस टाइम पे मुझे स्किल्ड वर्कर के लिए भी सेम मैसेज करते हैं कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ चुका है, डिपेंडेंट का नहीं आया। तो ये क्या कॉज है? इसका यही एक मेन रीज़न है कि सम टाइम वो ये सोचते हैं कि जो मेन एप्लीकेंट है वो मोर इंपॉर्टेंट है रेदर देन डिपेंडेंट, तो वो मेन एप्लीकेंट का वीज़ा दे देते हैं और डिपेंडेंट को पेंडिंग में डाल देते हैं। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपके डिपेंडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि डिपेंडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो अगर मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ चुका है। अगर मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आया है तो डिपेंडेंट का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। उस केस में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी वेट ज़्यादा करनी पड़े। तो ये कुछ मेन कॉज थे जो मैंने बताए। अब मैं बात करूँगी कुछ ऐसे सोल्यूशन की जो अपनी तरफ से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो होता है कि आप अपना प्रोसेसिंग टाइम देख के चलो कि कितना प्रोसेसिंग टाइम है आपके वीज़ा के लिए, और आप जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो प्रॉपर हर तरह के रूल को फुलफिल करती हुई होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप डिपेंडेंट के लिए हो तो क्या आप 2 ईयर से एक साथ हो, आपकी मैरिज 2 ईयर ओल्ड है, अगर नहीं है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रोवाइड कर रहे हो कि आपकी मैरिज जेन्युइन है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा अगर आप अपने लगे कि आपकी फाइल इनफ स्ट्रांग है ये वीज़ा गेन करने के लिए, तो ऐसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ ही वीज़ा अप्लाई करो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल के साथ लगा दो, क्योंकि वो भी बाद में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आप कर सकते हो, पेड इंक्वायरी कर सकते हो, काफ़ी लोग करते हैं यहाँ पे, या फिर यूकेवीआई को कॉल कर सकते हो आप। पर उसमें मैं ज़्यादा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक लोगों के साथ बात करने से, उसमें ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं चलता, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट वाली टीम होती है वो डिफरेंट होती है, आपका वीज़ा ऑफिसर डिफरेंट रहेगा। आप एक नंबर दोगे जो आपके वीज़ा का नंबर होगा, उस टाइम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पब्लिश होगी वो आपको यही बोलेंगे कि आपकी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, जैसे डिसीजन आएगा हम आपको बता देंगे। तो वो आपको सर्टेन कोई टाइम नहीं बता पाते उस केस में, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता, क्योंकि डिसीजन वीज़ा ऑफिसर ने देना है एंड वीज़ा ऑफिसर से आपकी डायरेक्टली बात नहीं होती। तो इसके अलावा जो लोग विद इन यूके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, अगर आप अपना कोई वीज़ा अप्लाई करा हुआ है, आपने उसका आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपनी सिटी के जो एमपीज होते हैं आप उनको ईमेल कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एमपीज का काम ही है लोगों की हेल्प करना। एंड एमपीज की जो ईमेल आईडी है वो नॉर्मल आपको नेट पे मिल जाएगी, आपको उनको बस ईमेल करना है, अपने सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो आपके लिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन चेज करने में हेल्प करेंगे। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ वर्क करी है यहाँ पे, तो वो अगर बात करते हैं यूकेवीआई से तो वो आपको इन्फॉर्मेशन चेज करवा के बता सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनका वीज़ा ऑन टाइम मिल गया जस्ट बिकॉज उन्होंने एमपी से बात करी। एमपी से बात करने के बाद विद इन 1 वीक, सम लोगों के तो विद इन डेज में ही वीज़ाज इशू हो गए। तो अगर आप यहाँ यूके में हैं तो आपके पास ये एडवांटेज है, या फिर अगर आपका कोई नॉन यूके में है वो आपके बिहाफ पे ये बात कर सकता है एमपीज के साथ, तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे। पर जो लोग इंटरनेशनल है, आई नो उनके लिए थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक तो यूके में आना होता है, ऊपर से उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्कैम्स का डर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ।
पर आपको वेट तो करनी ही पड़ेगी जब तक आपका कॉस्ट नहीं आता, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। इसके बीच में आपको यही चेक करते रहना है कि आपकी कंपनी एक्टिव है, आपकी कंपनी का लाइसेंस एक्टिव है, आपके एंड से हर चीज़ सही है, देन आपको वीज़ा तो श्योरली मिल ही जाएगा अगर कोई और रीज़न नहीं होता। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपका कोई और डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का लिंक नीचे मैंने लिंक ट्री के जो लिंक है वो दिया हुआ है। सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।